गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में आप लोगों को मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं और इसमें आपको अब तक जो है वो 45 प्रश्नों तक हल करा चुके हैं। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है वो 46 है कि कह रहा है 15 रुपए कितने रुपए का 20% है। 15 रुपया कितने रुपया का 20% है। तो बेटा देखो, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कह रहा है कि 20% मतलब कुछ रुपया है जिसका 20% जो है वो 15 रुपए है। कहने का अर्थ यह है कि 20% बराबर है 15 रुपए के। तो 20% बराबर है 15 रुपए के। तो हम 100% पे अगर जाए, मतलब जो टोटल धन है वो कितना है 100%, तो 100% बराबर होगा 15 गुणा 100 और बटा 20। 20 पंचे 100, 15 पचे 75 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न 46 क्या कहता है कि एक मनुष्य है, अब उसका आय, जो उसकी आय है वह अपनी आय का 3/4 भाग व्यय कर देता है, तो उसकी बचत प्रतिशत में होगी। प्रश्न ऐसा है कि एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय करता है, तो उसकी बचत जो है वो क्या होगी, और उसको प्रतिशत में पूछा गया है। तो देखिए, पहले तो बचत क्या होगी। तो मान लीजिए वह टोटल जो कमा रहा है वह 1 कमा रहा है। अगर कोई भी चीज है वो टोटल क्या है, 1 क्वांटिटी है, तो जो उसकी कुल कमाई है वो 1 है और उसका 3/4 भाग वह व्यय करता है, तो उसकी बचत क्या होगी। पहले देखिए, बचत बराबर 1 - 3/4। तो 4 में से 1 घटाए, 4 × 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/4 बचत हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति ने जितना कमाया उसका 4 भाग कर दीजिए और उस 4 भाग में उसने 3 भाग व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना बचा, तो उसके पास 1 भाग बचा। अर्थात 4 भाग में 1 भाग बचा है। 3/4 भाग वह खर्च कर दिया, 1/4 भाग उसके पास शेष है। अब कह रहा है कि प्रतिशत में कितना बचत हो रही है। तो 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 4 से आप गुणा करा दीजिए। 4 25 में 100, अर्थात उसके पास 25% की बचत हो रही है। 25% की बचत हो रही है, यही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक बाबू, लगा लीजिए इसको। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए भाइयों, कह रहा है कि कक्षा 5 के 50 छात्रों में से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है, ऐसा पूछा है। तो कुल छात्र कितने हैं 50। कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं 50 हैं। उत्तीर्ण कितने हुए हैं, उत्तीर्ण कितने हुए हैं, उत्तीर्ण छात्र कितने हैं। तो कह रहा है 40 उत्तीर्ण हुए हैं। अब यहां से अगर हम निकालें कि अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, अनुत्तीर्ण छात्र, तो अनुत्तीर्ण छात्र जो है वो 50 - 40 बराबर 10 छात्र ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। परंतु यहाँ पर छात्रों की संख्या नहीं पूछा है, यहाँ छात्रों का प्रतिशत पूछा गया है। तो इस 10 को अगर हम प्रतिशत में बदलें तो प्रतिशत अनुत्तीर्ण बराबर, प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्र बराबर 10 गुणा 100 और बटा टोटल कितनी संख्या थी 50। तो 50 दूना 100, 10 दूना 20% छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक बाबू, लगा लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न।
देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि रचित अपनी आय का 80% खर्च करता है और फिर 120 रुपए मासिक बचाता भी है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। वो खर्च कितना कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है। ध्यान से समझिएगा कि खर्च जो है वह उसका कितना है, तो खर्च है 80%। तो अगर हम परसेंट में ही यह इस बात का विचार करें कि वह परसेंट में बचाता कितना होगा, तो उसकी बचत जो है प्रतिशत में जो है वो कितनी होगी, तो 20% होगी। क्योंकि टोटल जो करने खर्च और बचत मिलाकर हम 100% पर जाएंगे, तो खर्च जो है वह 80% कर दिया, तो उसकी बचत जो है वह 20% है, और यही 20% उसके 120 के बराबर होगा, क्योंकि यही वह 120 रुपए मासिक बचाता है। तो 20% बराबर 120 रुपए की अगर है, तो 100% पर जाते हैं, और 100% बराबर होगा 120 गुणा 100 और बटा 20। तो 20 पंचे 100 और 12 पंचे 60, अर्थात 600 रुपए उसकी जो है वह मासिक आय है। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। सॉल्व कर लीजिए। हाँ, अगर आपको समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अपने यार दोस्त मित्रों को इस बात को जरूर इन्फॉर्म करें कि हाँ, इस YouTube चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है, वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक बेटा, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 50, प्रश्न संख्या 50। इंटर की परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। भाई कोई भी परीक्षा होगी तो उसमें कुल परीक्षार्थियों की जो प्रतिशत होगी वह 100% होती है। तो 100% में 40% छात्र जो है वो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। आगे कह रहा है कि तथा 45% छात्र ऐसे हैं जो कॉमर्स तथा गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब कह रहा है ये दोनों विषयों में 25% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो फिर कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत होगा। इसको हम एक छोटे से मेथड में आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए, जब मिक्स की बात की जाती है, जब दो विषयों पे मिक्स की बात की जाती है, तो कह देखो ऐसे इसको एक ग्राफ बना लो, एक सर्कल बनाओ और उसके साथ में एक और सर्कल बनाओ। तो यहाँ बात को समझो कि दो ग्रुप बन रहा है, एक अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण का और एक में कॉमर्स तथा गणित में अनुत्तीर्ण का। दोनों को मिलाकर देखिए, यहां पर ये इंग्लिश वाला मान लीजिए गोला है, और यहां पर कॉमर्स एंड मैथ ये वाला गोला है। ठीक, आप समझिए कि दोनों विषयों में यह एक ग्रुप हो गया, यह एक ग्रुप हो गया। दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हैं, तो दोनों विषयों में कुल 25% छात्र अनुत्तीर्ण हैं। ठीक, ये बात समझ आ रही होगी। अब इसके बाद कह रहा है कि 40% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखो ध्यान से सोचो कि ये 25% ऐसे हैं जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं ना, तो अब फिर 40% अंग्रेजी में अकेले अनुत्तीर्ण हुए। इस 40 में से 25 तो पहले अनुत्तीर्ण हो चुके, उनको घटा दीजिए। तो 40 में से 25 घटाओगे तो आपका बचेगा 25%, नहीं 25 नहीं 15%। 40 में से जब आप 25 घटाएंगे तो आपका 15% आएगा। तो यहाँ पर 15%। अब देखिए कि इंग्लिश वाले गोले में अगर हम कुल मिलाएं तो 25 पाँच 20 10 40% आपके अंग्रेजी में फेल हो गए। लेकिन उस 40 में से 15% ऐसे थे जो केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं, जबकि 25% ऐसे हैं जो अंग्रेजी और कॉमर्स तथा मैथ दोनों में फेल हुए हैं। ठीक, अब तीसरी बात कि कॉमर्स तथा मैथ में 45% फेल हुए हैं, तो आप 45 में 25 घटाएंगे तो आपका 20% आएगा। अब इस गोले से देखेंगे तो देखिए 20 20 40 5 45% हैं जो कॉमर्स और गणित दोनों में फेल हो चुके हैं। लेकिन जब कॉमर्स और गणित अकेले की बात की जाएगी तो वहां पर 20% ऐसे हैं जो कॉमर्स और गणित में फेल हुए हैं। ठीक, यह बात समझे। कहने का अर्थ यह है, अब कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, तो 15% प्लस 25% और प्लस 20% इक्वल टू 25 5 30 10 40 20 60% ऐसे छात्र हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर छोटे के से तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, लेते हैं अगला प्रश्न।
देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हम एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मे भी यह तरीका आप लोगों को ना समझ में आया हो तो बहुत, और इससे भी छोटा एक आसान सा तरीका है जिसको आप समझ सकें। देखिए कह रहा है इंटर की परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, तो 40% फेल हो गए किसमें भैया? इंग्लिश में फेल हो गए, ठीक। और प्लस अब कह रहा है 45% कॉमर्स में फेल हो गए, तो 45% जो है वो कॉमर्स तथा मैथ में फेल हो गए, ठीक। अब कुल कितने फेल हुए? तो कुल भैया 85%, तो ऐसे सिंपल सा फेल हो चुके हैं। लेकिन इसमें इसी 85 में कुछ ऐसे भी हैं जो 2 बार काउंट हो चुके हैं ना, कि दोनों विषयों में 25% फेल हुए हैं। तो अब कुल अनुत्तीर्ण छात्र जो होंगे वो, जिससे कि 85% दोनों में फेल हो गए, और जबकि दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण है या फेल है वो 25% है। तो आप करेंगे 85% माइनस 25, इसमें से आप घटा दीजिए क्योंकि इनको 2 बार काउंट कर लिया गया है। तो घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, और 8 में से 2 घटाएंगे 6, अर्थात टोटल जो है 60% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश की परीक्षा में, मैथ की परीक्षा में और कॉमर्स की परीक्षा में फेल हुए हैं, ठीक। अब यहीं से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि कुल कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए? तो कुल जो है 60% अगर फेल हो गए तो 100 माइनस 60 कर दीजिए, बराबर 40% बच्चे जो है वो पास हुए हैं। 40% क्या हुए हैं? पास हुए हैं, ठीक। तो एक ये भी है, आप समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लें। हम लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 51 कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से विजातीय व्यंजक हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। विजातीय व्यंजक क्या है? तो देखिए, जैसे यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, तो ये सजातीय हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो x साथ में है, x यहाँ पहले में है और दूसरे में भी x है। फिर दूसरे में कह रहा है 7y, मतलब यहाँ पर जो आपका अचर पद साथ है, और चर राशियां जो हैं वह क्या है? वाई वो भी सेम है, तो यह भी सजातीय हो जाएगा। आगे दे रहा है कि इसमें विजातीय व्यंजक, जैसे यहाँ जेड है लेकिन यहाँ पर आपका जेड ही होना चाहिए, तब ये भी सजातीय हो जाता, लेकिन यहाँ जेड स्क्वायर है, मतलब इसका वर्ग कर दिया गया है, तो यही क्या है? यहाँ पर विजातीय है। तो सी जो है आपका ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन जो है वो सही होगा कि यहाँ पर ये विजातीय है, ठीक। क्योंकि यहाँ x का गुणांक 3, यहाँ भी x का गुणांक 3, दोनों सेम पद हो जा रहे हैं। यहाँ y का गुणांक 7 और यहाँ भी y का गुणांक 7, यहाँ भी सेम पद हो जा रहा है, लेकिन इसमें गुणांक तो सेम है, इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक, लेकिन यहाँ पर जो पावर्स है वो सेम नहीं है, घातें जो है इसकी वो सेम नहीं है, इसलिए यह जो है ये विजातीय हो जाएगा। हम लेते हैं प्रश्न संख्या 52। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 52 में कह रहा है कि दंड आरेख में दंड की लंबाई समानुपाती होगी, अर्थात किसके समानुपाती होगी? तो संगत बारंबारता के समानुपाती होती है, या फिर संगत संचयी बारंबारता के समानुपाती होती है, या फिर दंड की चौथाई के समानुपाती होती है, या फिर संगत बारंबारता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो इसका उत्तर जो होगा वो संगत बारंबारता के समानुपाती होती है। दंड आरेख में हम लोग जो है वो दंड की लंबाई जो लिखते हैं वो उसके समानुपाती किसके करते हैं? तो वो संगत बारंबारता के जो है समानुपाती लिखते हैं, ठीक। तो ये संगत बारंबारता इसका ऑप्शन सही होगा। लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 53 कह रहा है कि 6 और p का योगफल क्या है? तो आप बहुत ही सिंपल सा देखिए, 6 और p का योगफल क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि हम 6 और p को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एकदम 6 प्लस p कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। तो 6 और p का योगफल 6 प्लस p। अगर कहेगा कि 6 और p का अंतर क्या है तो आप करेंगे 6 माइनस p, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, कह रहा है x में से 9 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? प्रश्न संख्या 54 कह रहा है x, प्रश्न है कि x में से
9 घटाने पर, x में से 9 घटाने पर प्राप्त होगा, तो देखो इट्स वेरी सिंपल, x में से 9 घटाना है तो x माइनस 9 कर दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। x माइनस 9 कर दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है निम्नांकित व्यंजकों में से द्विपदीय व्यंजक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, निम्नांकित व्यंजकों में से द्विपदीय व्यंजक है। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो 5x, तो कितने पद हैं? एक पद है, तो इसको लिखा जाएगा एक पदीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक। अब जैसे कहीं लिखा हो x² प्लस 2x, या फिर ऐसा भी लिखा हो कि 5x प्लस 8, तो देखो इसमें भी 2 पद हैं या फिर इसमें भी 2 पद हैं, तो ऐसे व्यंजकों को द्विपदीय व्यंजक कहा जाता है, द्विपदीय व्यंजक कहा जाता है। और यदि कहीं लिखा हो x² प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें आप पदों की संख्या 1 2 3 होगी, तो इसको त्रिपदीय कहा जाता है, त्रिपदीय व्यंजक कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, एक पदीय में 1 पद होते हैं, द्विपदीय में 2 पद होते हैं और त्रिपदीय में 3 पद होते हैं। हमें पावर से कुछ लेना देना नहीं है, बस इनके पदों की संख्या को देखना है, तो इससे आप समझ पाएंगे कि यह एक पदीय है या फिर द्विपदीय है या फिर त्रिपदीय है। ठीक, समझ में जरूर आया होगा, उम्मीद करते हैं। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 3 असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं, मतलब जो भुजाएं हैं उनकी माप असमान है, तो उनको क्या कहेंगे? तो हम यहाँ एक चीज आपको समझाना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बना और इसकी तीनों भुजाएं समान भुजाएं हैं, ए बी सी दिया गया हो और फिर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी दिया गया हो, अर्थात जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज है, क्या है ये? समबाहु त्रिभुज है। और देखिए जब एक कोई ऐसा त्रिभुज दिया गया हो जिसमें केवल 2 भुजाएं बराबर हों, ए बी सी दिया गया हो और ए बी बराबर ए सी दिया गया हो, ए बी बराबर है ए सी के, केवल 2 भुजाएं बराबर दी गई हों, तो इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। और अब देखिए ऐसा कोई त्रिभुज दिया गया हो जिसकी कोई भुजा मतलब समान ना हो, कोई ए बी सी, लेकिन ए सी जो है ए बी के बराबर ना हो और ए बी जो है बी सी के बराबर ना हो, अर्थात तीनों अलग अलग हों, तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी, तो यह क्या हो जाएगा? यह विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज है। तो संभव है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। हाँ, एक त्रिभुज और बना देते हैं। मान लीजिए एक ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसका कोई एक कोण भी अगर समकोण अर्थात 90 डिग्री बना दिया गया हो या दिया गया हो, तो ऐसा त्रिभुज जो होगा इसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है, समकोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब एक ऐसा और प्रश्न है, अगर कोण के आधार पर आए तो एक त्रिभुज होता है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है और इसमें सभी कोण जो है वो 60 डिग्री के हैं, मतलब कोई भी ऐसा कोण है नहीं है जो 90 एंगल से अधिक है, तो इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज है।
शायद जो प्रश्न में पूछा गया था अब उसका उत्तर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कह रहा है तीन असमान भुजाओं वाले त्रिभुजों को कहते हैं, तो तीन असमान भुजाओं वाले त्रिभुजों को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी की जगह आप दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीन समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं, तो तीन समान भुजाओं वाले त्रिभुज को समबाहु कहते हैं। दो समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। यदि एक ऐसा कोई त्रिभुज है जिसके सभी कोण 90 अंश से छोटे हैं तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए भैया कि अभी अभी हमने जो भी समझाया उसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ गया। कह रहा है कि प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं, अर्थात ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे तो वह न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। और प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं क्योंकि इसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 अंश से छोटे होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग होता है। देखिए प्रश्न संख्या 60 है, कह रहा है, प्रश्न संख्या 60 क्या कह रहा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग, में दो कोणों का योग, में दो कोणों का योग होता है, होता है। तो देखिए भैया पहली बात तो ये कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज हो और साथ में समकोण भी हो। तो देखिए अगर एक समकोण का अर्थ है कि एक कोण उसका समकोण दे दिया, एक कोण 90 डिग्री दे दिया, और समद्विबाहु है मतलब ये दोनों भुजाएं समान है, तो अब शेष यही दो कोण बचेंगे और इनका योगफल क्या हो सकता है ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर हम कोण ए और प्लस कोण सी निकालेंगे तो एक तो 90 डिग्री पहले हो गया और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो हम 180 माइनस 90 कर देंगे, अर्थात कोण ए प्लस कोण सी का मान जो होगा वह 90 डिग्री होगा। कहने का अर्थ यह है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है और एक जो शेष बचता है वो पहले से समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है, या आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण जो है वह समकोण होता है, ऐसा आयत की प्रॉपर्टी कहती है। आयत के जो गुण हैं वो कहते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण, 61 नंबर का क्वेश्चन है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। देखिए भैया एक आयत बनाते हैं हम, और देखिए हम जानते हैं या फिर अगर आप नहीं जानते हैं तो अब से जान लें कि आयत का जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं, या आयत का गुण कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल होती हैं कि ए बी बराबर होगा डीसी के, ए बी बराबर होगा डीसी के। दूसरी बात AD बराबर होगा BC के। आमने सामने की भुजाएं, यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर। अब आगे आयत का जो एक गुण और है कि इसके प्रत्येक जो एंगल होते हैं वह समकोण होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक, तो आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है। उस प्रश्न से पहले हम एक चीज और बता दें कि आयत के जो विकर्ण भी होते हैं वे समान होते हैं, अर्थात AC बराबर BD के इसके विकर्ण जो हैं ये भी समान होंगे। प्रश्न संख्या 62 लेते हैं, तब तक इसे आप नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 62 में कहता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा के बारे में पूछ रहा है, तो यू नो दैट कि वर्ग की प्रत्येक भुजा
एक वर्ग लेते हैं और वर्ग में आप सभी जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, अर्थात वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये एक वर्ग होता है। ठीक, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण 5√2 सेमी है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत क्रिटिकल प्रश्न। इसको आप कहते हैं दिखने में छोटा लेकिन समझने में, अगर आप समझ में आता है तो बहुत आसान होगा, नहीं तो सभी बच्चे इसको जरूर छोड़ देते हैं। प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। एक वर्ग का क्षेत्रफल बताएं, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताएं जिसका विकर्ण 5√2 है। अगर हमको बताना होगा तो हम ऐसे कह देंगे कि इसका उत्तर 25 वर्ग सेंटीमीटर होगा, लेकिन हम आपको कैसे समझाएं, इस चीज देखिए। कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब अगर हम बताएं कि यह एक वर्ग है और इसका विकर्ण दिया गया है, इसका विकर्ण दिया गया है 5√2, तो देखो एक फार्मूला होता है वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू a√2। a√2 को आप भुजा √2 भी कहते हैं, भुजा गुणे √2, अर्थात अगर इसकी भुजा ए बी बी सी सी डी है तो ये सब वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अगर यह a है तो यह भी a होगी, यह भी a होगी, यह भी a होगी। देखो वर्ग का विकर्ण बराबर a√2 अर्थात भुजा √2, तो वर्ग का विकर्ण दिया कितना है 5√2। अब √2 से √2 को आप काट दीजिए तो 5 बराबर भुजा आ जाएगी। और फिर इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल जो होता है फार्मूला वह भुजा का स्क्वायर होता है, और भुजा का स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर 5 का स्क्वायर अर्थात 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह प्रश्न ना समझ में आया हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है 64 में, एक त्रिभुज में हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, अधिक कोण हो सकता है, समकोण हो सकता है, न्यून कोण हो सकता है, या फिर 60 डिग्री से छोटा कोण हो सकता है। तो एक त्रिभुज, क्वेश्चन है एक त्रिभुज में हो सकता है। तो देखिए जो त्रिभुज है उसमें संभव है कि एक छोटा कोण तो होगा ही, चाहे जो हो जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ विकल्प सी सही होगा कि एक त्रिभुज में एक न्यून कोण जरूर होता है। तो एक त्रिभुज में न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है। कुछ भी हो जाए अगर त्रिभुज बनना संभव है तो उसमें एक न्यून कोण होना आवश्यक है। एक अर्धवृत्त में बना कोण होता है, यह वृत्त का प्रमेय है। क्या है, एक अर्धवृत्त की परिधि पर बना कोण क्या होता है, तो आप हमेशा के लिए एकदम रट लें, याद कर लें, अर्धवृत्त की परिधि पर बना कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। एक अर्धवृत्त की परिधि पर बना कोण, देखिए अगर मान लीजिए यह एक वृत्त है और हमने इसको अर्धवृत्त में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर यह अर्धवृत्त के रूप में हो गया। अब इसकी परिधि पर देखिए, यहाँ से हम जब इसके सिराओं से कोई कहीं से भी एंगल बनाएंगे ये हमेशा समकोण ही बनेगा। यहाँ से भी बनाएंगे तब भी ये समकोण बनेगा, इसको यहाँ से ले लेंगे तब भी यह समकोण बनेगा। अर्थात अर्धवृत्त की परिधि पर बना कोण हमेशा क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। अर्धवृत्त की परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण का अर्थ है 90 डिग्री, समकोण का अर्थ है 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त की परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग होता है।
किसी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग जो होता है वह कितना होता है, ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए भाई कि कोई भी एक त्रिभुज होगा, अंतःकोण कहते किसको हैं, यह ए बी सी, अंतःकोण मतलब अंदर की तरफ बनने वाले जो कोण होंगे। तो एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब अगर विकल्प में 180 न दिया गया होगा तब क्या करेंगे आप, तो इस 180 को आप 90 + 90 के अनुसार भी लिखते हैं, अर्थात दो समकोण। कभी कभी शब्दों में ऐसा पूछता है कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, तो आप वहां पर विकल्प में दो समकोण पाएंगे। तो एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को हम 90 + 90 अर्थात दो समकोण के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दो समकोण सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। 8365 में 3 का स्थानीय मान होगा। 8365 में 3 का स्थानीय मान, अगर हम यहाँ कहें 5 का स्थानीय मान तो 5 इकाई होगा, इकाई के स्थान पर है तो इकाई होगा। 6 का स्थानीय मान तो 6 दहाई के स्थान पर है तो इसलिए 10 का गुणा 60 हो जाएगा। 3 सैकड़े के स्थान पर है अर्थात 3 × 100 मतलब 300 हो जाएगा। और 8000 के स्थान पर अर्थात 8 × 1000 मतलब 8000 हो जाएगा। तो यह 5 का स्थानीय मान 5, 6 का स्थानीय मान 60, 3 का स्थानीय मान 300 और 8 का स्थानीय मान 8000 होगा। ठीक, स्थानीय मान को आप इनका प्लेस वैल्यू बोलते हैं, और जबकि इनका व्यक्तिगत मान जो है वो फेस वैल्यू के नाम से, जो वास्तविक मान है फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू दो चीजें होती हैं। तो फेस वैल्यू 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा। लेकिन इनके प्लेस वैल्यू जो है वो इनके स्थान को डिसाइड करता है, किस स्थान पर है। अर्थात 5 इकाई के स्थान पर है, यूनिट डिजिट है, 6 जो है वो टेस्ट डिजिट है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 5 और ये 60, ये 300 और ये 8000 आ जाएगा। आपको जैसा भी प्रश्न में पूछा जाए उस तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हम लेते हैं अगला प्रश्न।